अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम कदस बट। आज 29 मई 2022 है और अभी तक की क्रिप्टो मार्केट की जितनी न्यूज़ अपडेट्स हैं वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। ये मैं अभी तक इस वजह से कह रहा हूं क्योंकि कल का जब मैंने बुलेटिन अपलोड किया तो मैंने आपको टेरा का 2 वर्जन, उसका नई ब्लॉकचेन लॉन्च हुई थी, उस हवाले से अपडेट किया। उस वक्त तक जब मैं वीडियो बना रहा था मुझे मालूम नहीं था कि बहुत सी एक्सचेंजेस ऐसी हैं जहां पे टेरा लू की ट्रेडिंग जो है, टेरा टू की ट्रेडिंग जो है वो ओपन हो गई है। तो बुलेटिन अपलोड करने के बाद मुझे पता चला। तो अभी जब मैं आपके साथ वीडियो बना रहा हूँ तो सिर्फ बाइनांस मेरा ख्याल है टॉप एक्सचेंजेस में ऐसा है जहां पे अभी टेरा टू की ट्रेडिंग ओपन नहीं हुई है। तो बाकी सब पे हो गई है। बल्कि प्राइस का भी आपको अच्छा खासा डिफरेंस नजर आ रहा है। कू कोइन पे लूना टू की जो प्राइस है इस वक्त $5.07 पे ट्रेड हो रही है, 61 सेंट पे। जबकि बिटगेट पे, OKX पे और बायबिट पे जो इसकी प्राइस है, ट्रेडिंग प्राइस, वो $6 तकरीबन $1 का डिफरेंस है इन दोनों एक्सचेंजेस में। अब यहाँ में आप में से बहुत से ऐसे होंगे जो आर्बिट्राज करने की कोशिश करेंगे, यानी कुकोइन से सस्ते बाय करके इन एक्सचेंजेस पे जहां $1 का फर्क है वहां पे जाके सेल करने की कोशिश करेंगे। आप जरूर करें, लेकिन आपने ये मेक श्योर कर लेना है कि जहां आपने खरीदना है, जहां आपने बेचना है, वहां की लूना डिपॉजिट और विड्रॉवल सस्पेंडेड तो नहीं है। ये ना अब यहाँ पे आप सस्ते लूना बाय कर लें कुकोइन में और यहां से जब आप विड्रॉवल लेने जाएं तो पता चले कि कुकोइन तो आपको विड्रॉवल दे ही नहीं रहा। या फर्ज कर लें कि अगर कुकोइन आपको विड्रॉवल दे देता है तो आगे जहां आपको $1 का डिफरेंस नजर आ रहा है वहां चेक करेंगे क्या वहां डिपॉजिट की ऑप्शन भी है या नहीं। ये डिपॉजिट और विड्रॉवल जो है वो देखने के बाद फिर आपने आर्बिट्राज की कोशिश करनी है। अच्छा, जैसे एज एक्सपेक्टेड मैंने शायद 2 दिन पहले आपके साथ एक मीम शेयर की थी जिसमें मैंने आपको कहा कि जिस तरह टेरा वन क्रैश हुआ उसकी कम्युनिटी के पैनिक होने की वजह से, अगर टेरा टू की कम्युनिटी भी पैनिक होती है तो उसका वही हाल हो सकता है जो कि टेरा वन का हुआ। तो एज एक्सपेक्टेड बिल्कुल ऐसे ही हुआ है। टेरा जैसे ही लिस्टिंग में आया कू कॉइन में तो एकदम मेरा ख्याल है $12 मैक्सिमम इसकी प्राइस गई है। तो उसके बाद जो रिटेलर जिनको फ्री एयर ड्रॉप मिले थे उन्होंने कैश आउट करवाने की कोशिश की और इस वक्त जब मैं वीडियो बना रहा हूँ तकरीबन तकरीबन 70% लूना टू की प्राइस क्रैश हुई। अ, अच्छा, फिर प्राइस डिफरेंस भी आपको नजर आया। आपको कुकोइन पे $12 मैक्सिमम प्राइस जाती नजर आई, जबकि बिटगेट पे देखा जाए तो बिटगेट पे प्राइस क्रैश नहीं हुई, बल्कि जब इसकी लिस्टिंग हुई है तो प्राइस उसके बाद पंप ही होती नजर आ रही है। OKX पे देखा जाए तो OKX पे भी आपको $20 तक प्राइस गई है और वहां से डंप हुई है। इसी तरह बायबिट पे तो $30 तक प्राइस गई है। तो $30 से अभी नीचे दोबारा $6-7 पे ट्रेड हो रही है। तो ये जो डंप है ये एज एक्सपेक्टेड था। और ना सिर्फ ये लूना टू बल्कि जो लूना सी है इनका क्लासिकल वर्जन वो भी लिस्टिंग में आ गया और वहां पर भी आपको तकरीबन 30 से 40% मजीद डंप होती हुई नजर आई है। तो से अभी तक सेलर का होल्ड है मार्केट के ऊपर, लूना के प्राइसेस के ऊपर। आने वाले वक्तों में क्या होगा वो मैं आपको बाद में बताऊंगा, लेकिन मैंने कल मेरे पास कू कॉइन में कोई पड़े हुए थे $270 के करीब ना। तो मैंने लूना बाय कर लिया। लूना मैं आपको दिखाता हूँ, जो नया लूना है वो मैंने बाय कर लिया। 200 मैंने 200 सॉरी $236 थे। 236 मैंने बाय किए थे जब लूना की प्राइस तकरीबन $5.5 के करीब थी। तो अब इस वक्त मैं चाहूं तो मैं वैसे जो मेरी प्राइस थी बाइंग प्राइस उससे तो प्राइस ऑलमोस्ट उसी प्राइस पे रेंज हो रही है, लेकिन मैं अभी सेल नहीं कर रहा क्योंकि मुझे पता है कि कल 30 मई को बाइनांस ने इसकी लिस्टिंग करनी है और बाइनांस क्रिप्टो मार्केट का टॉप सबसे बड़ा क्रिप्टो एक्सचेंज प्लेटफॉर्म है और वहां पे बड़े बड़े ट्रेडर्स अभी इंतजार कर रहे हैं। कल लूना की प्राइस जो है एक बड़ा क्रैश भी कर सकती है और एक बड़ा पंप भी कर सकती है। तो मैंने ये जो $236 की बाइंग की है ये मैंने कंप्लीट एक रिस्क लिया। आपने मेरे से इंस्पायर होके आपने कोई इन्वेस्टमेंट नहीं कर देनी है, ये मैंने रिस्क लिया है ये उम्मीद लगा के। और मैंने ये आप देख रहे हैं मैंने सेल ऑर्डर भी लगा दिया कि जैसे ही कल अगर ऐसा नहीं होता मार्केट डंप होने की बजाय अगर पंप होती है लूना की प्राइस तो $10 पे जाके ये जितने मैंने लूना बाय किए हैं ये सेल हो जाए और मेरा प्रॉफिट जो है वो कैश आउट हो जाए। अगर क्रैश होती है तो मेरे पास तो 44 के करीब मैंने लूना होल्ड किया है, फिर इसको मैं लॉन्ग टर्म होल्ड करूंगा। अब आप ये सोचते हैं कि यार मुझे लूना होल्ड क्यों करना चाहिए, क्यों मैं करना चाहता हूं। देखें, इस वक्त जो लूना के सेलर्स हैं ये वो हैं जिनको, यानी जो 10,000 से कम के लूना होल्डर्स थे उनको एयर ड्रॉप मिला और ये वो ट्रेडिंग कर रहे हैं।
आप थोड़ी देर के लिए इमेजिन कर रहे हैं कि अभी जो लूना के बिग वेल्स हैं जिनके पास मिलियंस ऑफ डॉलर की इसमें इन्वेस्टमेंट थी, बिलियंस ऑफ डॉलर की इन्वेस्टमेंट थी, अभी लूना ने उनको एयर ड्रॉप नहीं किया। यानी उनके अभी यहां से रिकवरी के कोई चांसेस नहीं है। तो उनको मेरा ख्याल है 2 साल के 4 साल के बाद जाके कहीं उनको मिलना है। तो पता नहीं, मेरा ऐसा क्यों गुमान है कि जब तक ये बिग वेल्स की रिकवरी का कोई चांस नहीं होगा, तो मुझे ऐसे लगता है कि वो इस लूना को क्रैश नहीं होने देंगे। क्योंकि अगर लूना डूबा तो उनके भी मिलियंस ऑफ डॉलर और बिलियंस ऑफ डॉलर डूबेंगे। तो ये मेरी अंडरस्टैंडिंग है, ये गलत भी हो सकती है, प्लीज डू नॉट टेक इट एज अ फाइनेंशियल एडवाइस। ये मेरी अंडरस्टैंडिंग है। मेरी अंडरस्टैंडिंग ये कहती है कि चूंकि जो बिग वेल्स हैं जो कि किसी भी क्रिप्टो करेंसीज की प्राइस को पंप और डंप करती है, जब तक उनकी रिकवरी नहीं होती उस वक्त तक वो इस बच्चे को वो दूध पिलाएंगे, उसको दूध पिलाएंगे अपने सर्वाइवल के लिए, अपनी रिकवरी के लिए। ये मेरी अंडरस्टैंडिंग है। मैं दोबारा अगेन कह रहा हूं, प्लीज इसको आपने फाइनेंशियल एडवाइस नहीं लेना, ठीक है। दूसरा, कुछ कल जब मैंने वीडियो बनाई तो कुछ लोग मेरे से पूछ रहे थे कि सर ट्रस्ट वॉलेट में मेरे पास लूना पड़े थे, वो नहीं शो हो रहे। देखें, आपने किसी भी पर्सनल वॉलेट में अगर लूना रखा हुआ था, आपको लूना उसी वक्त शो होगा अगर आपका जो पर्सनल वॉलेट है फोनेक्स वन नेटवर्क को सपोर्ट करता है। अब आप फॉर एग्जांपल ट्रस्ट वॉलेट में आपके फंड्स हैं, तो आपने गूगल पे लिखना है हाउ टू ऐड फोनेक्स वन नेटवर्क ऑन इन ट्रस्ट वॉलेट। इसी तरह आपके पास कोई भी आपका पर्सनल वॉलेट है, आपने गूगल पे उसके बारे में सर्च करना है कि उसमें वो फोनेक्स वन नेटवर्क आप कैसे ऐड कर सकते हैं। अगर तो कोई ऑप्शन हुई तो आपको ट्यूटोरियल मिल जाएगा, उस स्टेप को फॉलो करें तो आपके लूना जो है आपको नजर आ जाएंगे। एयर ड्रॉप सबको मिला है, ये मैं आपको बताता चलो। अगर शो नहीं हो रहा तो इसका ये कतई मतलब नहीं है कि आपको एयर ड्रॉप नहीं मिला होगा। अगर आप क्वालिफाई करते हैं स्नैपशॉट के मुताबिक तो आपको लाजमी एयर ड्रॉप मिलेगा। अब शो नहीं हुआ, वो चंद दिन लग सकते हैं। जैसे ही फॉर एग्जाम्पल ट्रस्ट वॉलेट है, ट्रस्ट वॉलेट ने अगर पुराने लूना का नेटवर्क ऐड किया था तो वो नए लूना का नेटवर्क फोनिक्स भी वो ऐड करेंगे। तो जैसे ही वो करेंगे तो आपके फंड्स आपको शो हो जाएंगे। जब शो होंगे तो आपकी मर्जी है, उसको बाद में आप सेल आउट कर सकते हैं या लॉन्ग टर्म होल्ड कर सकते हैं। अच्छा, ये मैंने ये एक थ्रेड है यूएसडीटी के ऊपर, बिल्कुल ऐसे जैसे टेरा का यूएसडी स्टेबल कॉइन था एल्गोरिथमिक, इसी तरह ट्रोन का अपना यूएसडीटी स्टेबल कॉइन है। इस हवाले से ये एक जो बंदा ड्यू डिलिजेंस करना चाहता है, ये मैंने एक थ्रेड जो है रीट्वीट किया अपने ट्विटर पे। आप लोग चाहें तो, अगर आप मुझे ट्विटर पे फॉलो कर रहे हैं तो अच्छी तरह आप अगर टीआरएक्स में या यूएसडीटी में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं इसको एक अपॉर्चुनिटी समझ के, तो उससे पहले आप ड्यू डिलिजेंस करना चाहते हैं तो ये आप थ्रेड आपके लिए बहुत कारआमद रहेगा। आपने इसको सारा स्टडी करना। जो मैंने स्टडी किया मुख्तसर आपको बता देता हूं। इसका कहना यह है कि किसी भी एल्गोरिथमिक स्टेबल कॉइन की, खसूसन वो जिसको उसके जो नेटिव कॉइन है उसके साथ पैच किया जाता है, तो उसकी स्टेबिलिटी के लिए यह है कि जो उसका स्टेबल कॉइन का मार्केट कैप है, उसके मार्केट कैप जिसके साथ वो पैच किया गया उसके मार्केट कैप से कम हो। दूसरे लफ्जों में आपको आसान अल्फाज में समझाने के लिए, फॉर एग्जांपल इस वक्त जब मैं वीडियो बना रहा हूं तो यूएसडीडी का जो मार्केट कैप है वो लेस देन $1 बिलियन है, जबकि टीआरएक्स का जिसके साथ वो पैज है उसका मार्केट कैप है $7 बिलियन। ये अच्छा खासा मतलब एक अच्छा डिफरेंस है। आपने अगर इस वक्त एंट्री लेनी है टीआरएक्स में या यूएसडीडी में तो ये बेहतरीन टाइम है। अब आपने इससे निकलना कैसे है वो मैं आपको बताना चाह रहा हूं। अगर यूएसडीडी का मार्केट कैप बढ़ता है $1 से बढ़ के वो $3 तक चला जाता है, जबकि टीआरएक्स का भी उस हिसाब से नहीं बढ़ता है, जब बल्कि या तो वो वहीं पर रहता है या कम होना शुरू हो जाता है, तो फिर ये आपके लिए टाइम है कि आप फौरन एग्जिट हो जाए। दूसरे लफ्जों में, अगर आपने टीआरएक्स और यूएसडीटी में पोटेंशियल दे के इसमें इन्वेस्टमेंट की है तो साथ साथ आपकी जिम्मेदारी है कि आपने इन दोनों के मार्केट कैप को वॉच करना है और कम से कम मोर देन हाफ डिफरेंस को रखना है। जैसे ही इनके मार्केट कैप का डिफरेंस कम होना शुरू हो जाए तो वो खतरे की घंटी आपने इनसे बाहर प्रॉफिट कैश आउट करवा के बाहर निकल आना। ठीक है, आगे चलते हैं। मैं देख रहा था विटालिक बट्रा ने 2 दिन पहले स्टेबल कॉइन के हवाले से एक आर्टिकल लिखा, बड़ा खूबसूरत आर्टिकल है, मैंने सारा पढ़ा। अगर आप भी इस हवाले से अपने आप को एजुकेट करना चाहते हैं तो इसका लिंक मैं वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप उसको स्टडी कर लीजिएगा। 2 मुख्तलिफ किस्म के पर्सपेक्टिव एंगल से विटालिक बटरन ने अप्रोच दिया कि शायद अगर इस अप्रोच से स्टेबल कॉइन को ले जाया जाए तो शायद हमें
टेरा की तरह के स्टेबल कोइन आइंदा क्रैश होते नजर आए। एक तो उसने कहा कि ये जो हम क्रिप्टो करेंसीज को बैरूनी करेंसीज के साथ पैच करने की कोशिश करते हैं, जैसे कि मार्केट के जितने स्टेबल कॉइन हैं वो सब अपने आप को डॉलर के साथ पैच करते हैं, जो कि क्रिप्टो मार्केट से उसका कोई ताल्लुक ही नहीं है, वो तो कोई और करेंसी है। वो कहता है कि जब तक हम ये इंडेक्सिंग, हम दूसरी करेंसी जो आउट ऑफ मार्केट करेंसीज हैं उनसे इंडेक्सिंग हटा के जब तक हम क्रिप्टो मार्केट की करेंसीज के साथ इंडेक्सिंग नहीं करेंगे, उस वक्त तक स्टेबल कॉइन में स्टेबिलिटी नहीं आएगी। अब आप मेरे से पूछ सकते हैं, यार ये जो यूएसडीटी है टेथर, या बीयूएसडी है, या यूएसडीसी है, ये तो सारे क्रिप्टो करेंसीज हैं, या जो डाई है ये हैं तो क्रिप्टो करेंसीज, लेकिन बाहर ये क्रिप्टो करेंसीज नहीं है, ये डॉलर की रिप्रेजेंटेशन है क्रिप्टो मार्केट के अंदर, ये एक्चुअली उनके नुमाइंदे हैं। तो जब तक हम नहीं करेंगे स्टेबल कॉइन को अपनी मार्केट के अंदर क्रिप्टो करेंसीज के साथ इंडेक्सिंग नहीं करेंगे, तो स्टेबल कॉइन की जो स्टेबिलिटी है उसको खतरा है। उसकी मिसाल के तौर पे इस वक्त मार्केट के जितने स्टेबल कॉइन है उसमें से विटालिक बटरन को जो सबसे बेहतर लगा है, मेरी जो मैंने स्टडी किया जो मुझे, वो है राया। राया भी एक स्टेबल कॉइन है इथीरियम की ब्लॉकचेन के ऊपर, बिल्कुल ऐसी है जैसे डाई है। फर्क सिर्फ यह है कि डाई है अपने आप को पैच करता है यूएस डॉलर के साथ, जबकि ये जो राया है ये किसी के साथ अपने आप को पैच नहीं करता, बल्कि इथीरियम के साथ एक मैकेनिज्म इन्होंने डेवलप किया है, उस मैकेनिज्म के साथ ये अपने आप को स्टेबल रखे हुआ है। वो मैं, अगर आप कहेंगे तो डिटेल वीडियो बना दूंगा, लेकिन मेरा मकसद मैं चाहता हूं कि आप खुद इसको ड्यू डाइलिजेंस स्टडी करें। इसको एक थ्रेड है, ये थ्रेड भी मैंने अभी रीट्वीट किया है अपने अकाउंट में। अगर आप ट्विटर पे मुझे फॉलो कर रहे हैं तो आपको सारा ये राया काम कैसे करता है, विटालिक बटरन का क्या इसमें है थॉट, तो वो आप इसको स्टडी कर सकते हैं अगर आपने ड्यू डाइलिजेंस करनी है राया के ऊपर। तो दूसरा विटालिक बटरन की अप्रोच थी कि भाई ये जो स्टेबल कोइन ऑफर करवाने वाले हैं, ये यूजर्स को कहते हैं कि आप हमारे स्टेबल कोइन होल्ड करें, हम आपको 20%, बल्कि आप आजकल तो ट्रॉन वाले कह रहे हैं 30% आपको सालाना मिलेगा प्रॉफिट अगर आप हमारा स्टेबल कोइन होल्ड करेंगे। तो वो कहता है, विटालिक बटरन की अप्रोच ये है कि ये जो मैकेनिज्म है ना इसको खत्म करें। आप इस तरह का मैकेनिज्म डेवलप करें कि जैसे ही स्टेबल कॉइन रीबैलेंस होता है, उसकी वैल्यू जो पैच वैल्यू डिसाइड की जाती है उससे ऊपर नीचे होता है, तो इंटरेस्ट को भी पॉजिटिव और नेगेटिव रखें। यानी अगर तो मतलब उसको कोई थ्रेट नहीं होता है तो फिर आप इंटरेस्ट ऑफर करवाएं होल्डर्स को, लेकिन अगर रीबैलेंसिंग नेगेटिव की तरफ चले जाती है तो आप इंटरेस्ट जो है वो नेगेटिव करें। तो इस तरह नेगेटिव सॉरी अगर तो स्टेबल कॉइन की स्टेबिलिटी होती है तो जिन लोगों को आप स्टेबल कॉइन की सर्विस दे रहे हैं बदले में उनसे इंटरेस्ट लें, इंटरेस्ट जो है वो नेगेटिव करें। और जब स्टेबल कॉइन जो है वो डी स्टेबलाइज हो तो इंटरेस्ट पॉजिटिव कर दें, ताकि लोग इंटरेस्ट के लालच में वो स्टेबल कॉइन होल्ड करना शुरू करें अनटिल अनलेस वो दोबारा पेज में ना आ जाए। तो ये बहुत स्ट्रॉन्ग मेरा ख्याल है अप्रोच थी, मैंने कहा मैं आपके साथ शेयर कर दूं, अगर आप खुद भी स्टडी करना चाहें तो आप कर सकते हैं। अच्छा जी, बीटीसी की आज आखिरी दिन है इस हफ्ते का, और आज का 9वां हफ्ता भी बीटीसी की प्राइस जो है आपको रेड कैंडल बनाता हुआ नजर आ रहा है। मैं ये सोच रहा था कि अगर 10वां हफ्ता भी बीटीसी की प्राइस रेड कैंडल बनती है तो बीटीसी की नेक्स्ट प्राइस रेंज क्या हो सकती है। मेरा ख्याल है कि $24,000 तक तो बीटीसी की प्राइस जा सकती है, उस तरफ मुमकिन है उससे ऊपर ऊपर ही थोड़ा 26-27 के करीब ही ट्रेड हो, लेकिन अगली कैंडल भी अगर रेड बननी है तो प्राइस इससे मजीद नीचे जाएगी। असल बीटीसी को खतरा नहीं है, अगर बीटीसी की अगली कैंडल भी रेड बनती है तो मेरे दोस्तों भाइयों, पता नहीं मुझे ऐसे क्यों लग रहा है कि इथेरियम की प्राइस 1500 से नीचे कोई पता नहीं $1000 तक चली जाए। डिपेंड करता है कि क्रैश कितना बड़ा आता है अगले हफ्ते। अगर आता है तो, अगर मैं यूज कर रहा हूं प्लीज इसको जेन में रखिएगा। इसी तरह ना सिर्फ इथेरियम बल्कि मार्केट की जो दीगर लेयर 1 ब्लॉकचेन टोकन्स हैं, दीगर क्रिप्टो करेंसीज हैं, उनमें 30% 50% मजीद क्रैश आ सकता है। तो बी वेरी केयरफुल। मेरा मकसद आपको डराना नहीं है, मेरा मकसद यह है कि आपने अगर बाइंग का कोई माइंड रखा हुआ है तो थोड़ा सा धीरज रखें, सुकून करें, कोशिश करें लोएस्ट बाइंग ऑर्डर लगा के रखें। अगर नीचे मार्केट क्रैश करे तो आप नीचे से बाय करें, ना कि आप टॉप पे बाय करके मार्केट नीचे जाए और मजीद पैनिक हो। अच्छा, क्रिप्टो पेयर के हवाले से भी मैं आपको एजुकेट करना चाह रहा था। इस वक्त क्रिप्टो करेंसीज की जो प्राइसेस हैं, आप मेरी जो फाइनेंस पे फेवरेट क्रिप्टो करेंसीज की लिस्ट है, अगर मैं वो सारा आपको दिखाऊं स्क्रीन पे, तो इस वक्त कई क्रिप्टो करेंसीज आपको पिछले 24 घंटों में 3-4% पंप होती नजर आ रही हैं, जबकि एंकर प्रोटोकॉल 5% डंप होता नजर आ रहा है। ये जो पंप और डंप है,
एक्चुअली वो क्रिप्टो करेंसीज की वैल्यू में नहीं है, बल्कि उस क्रिप्टो करेंसीज का मैंने जिस क्रिप्टो करेंसी के साथ पेयर बनाया हुआ है, उस पेयर के साथ उसकी प्राइस वैल्यूएशन डिवैल्यूएशन है। दूसरे लफ्जों में बीटीसी, एक बीटीसी की वैल्यू आज से, उस वक्त जब बीटीसी पहली बार जेनेसिस ब्लॉक उसका बना था, तो वो बीटीसी आए थे मार्केट में, उसके साथ वैल्यू सेम है। वन बीटीसी इज ऑलवेज इक्वल टू वन बीटीसी। तो बीटीसी की वैल्यू कभी ऊपर नीचे नहीं होती, बल्कि डिपेंड करता है कि हम किसके साथ पेयर बनाते हैं। जब हम पेयर बनाते हैं उस वक्त हमें पंपिंग और डंपिंग नजर आती है। अब मैं ये आपको क्यों समझा रहा हूं, कहना ये चाह रहा हूं, क्रिप्टो मार्केट में उस वक्त तक स्टेबिलिटी नहीं आएगी जब तक हम उसके पेयर ऐसी क्रिप्टो करेंसी, ऐसी करेंसीज के साथ ना बनाएं जो कि इन 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 होम क्रिप्टो करेंसीज हो। यानी इस वक्त जो क्रिप्टो मार्केट की हम प्राइसेस को पंप और डंप देखते हैं, वो क्रिप्टो करेंसीज की प्राइसेस के पेयर हमने उन क्रिप्टो करेंसीज के साथ बनाए हुए हैं जो कि इन हाउस नहीं है। यानी मैं बात कर रहा हूं टेथर की, डाई की, मैं बात कर रहा हूं BUSD की, मैं बात कर रहा हूं USDC की। वो क्रिप्टो करेंसीज नहीं है, बल्कि वो दूसरी करेंसीज की रिप्रेजेंटेशन है इन क्रिप्टो मार्केट। तो जब तक हम उनकी बजाय हम अपनी ही अंदर की इन हाउस क्रिप्टो करेंसी के साथ पेयरिंग नहीं करेंगे क्रिप्टो मार्केट की, उस वक्त तक हमें क्रिप्टो मार्केट में स्टेबिलिटी नहीं नजर आएगी। उस वक्त तक हम मार्केट से पैनिक खत्म नहीं कर सकते। मैं थोड़ी देर के लिए ये आपको एक चार्ट दिखाना चाहता हूं। देखा जाए तो नवंबर में बीटीसी ने अपना ऑल टाइम हाई बनाया था $69,000, और आज जब मैं वीडियो बना रहा हूं, बीटीसी की प्राइस 28-29 हजार डॉलर, यानी डॉलर के साथ पेयर की मैं बात कर रहा हूं। अगर हम थोड़ी देर के लिए इमेजिन करें, जो मैंने पीछे थीसिस पेश किया उसका डॉलर के साथ पेयर बनाने की बजाय अगर हम बीटीसी का इथीरियम के साथ पेयर बनाएं, तो नवंबर में बीटीसी की जो इथीरियम के साथ प्राइस थी वो डंप होने की बजाय वो पंप हुई है मेरे दोस्तों भाइयों। तो मैं आपको दूसरे लफ्जों में बताना ये चाह रहा हूं, अगर हम इन हाउस कोई स्टैंडर्ड सेट करें, किसी एक क्रिप्टो करेंसी को सिलेक्ट करें और उसको उसके पेयर करना शुरू कर दें, तो फिर हमें मार्केट में पैनिक कम नजर आएगा, क्योंकि ज्यादातर ये पैनिक की वजह से लोग सेल करते हैं। तो मार्केट में स्टेबिलिटी आ जाएगी। अब मैं दूसरे, अभी भी अगर आप क्रिप्टो मार्केट में देखें, अगर हम क्रिप्टो मार्केट में एक रूल सेट कर दें, आप देखें फॉर एग्जांपल आप इथेरियम के किसी टोकन की ट्रेडिंग करने जाते हैं, तो आपको उसके दो पेयर नजर आएंगे, एक उसका उस टोकन का उसके इथेरियम के साथ, दूसरा उसका पेयर आपको किसी न किसी स्टेबल कॉइन के साथ नजर आएगा। इसी तरह बाइनांस का जो स्मार्ट चेन का टोकन जब ट्रेड करने जाएं, तो उसके भी आपको दो पेयर नजर आएंगे, एक पीएनबी के साथ और एक उसका जिस दूसरे स्टेबल कॉइन के साथ। इसी तरह हर ब्लॉकचेन का अपने टोकन के भी दो पेयर आपको नजर आएंगे, एक उस ब्लॉकचेन के अपने नेटिव टोकन के साथ और एक आपके स्टेबल कॉइन का। जब तक हम इन स्टेबल कॉइन के पेयर को खत्म करके उनके अपने नेटिव के साथ नहीं करेंगे, मुझे नहीं मार्केट में स्टेबिलिटी नजर आ रही। तो मैं चाहता हूं कि आप इस हवाले से अपनी ओपिनियन का इजहार करें। ये जो मैंने थीसिस पेश किया है, इसमें कितनी जान है, इसको आप कितना पॉजिटिव समझते हैं, क्या इसका जैसे मैं देख रहा हूं फोर्स ही कर रहा हूं, क्या ऐसा आपको नजर आ रहा है? अच्छा, एंकर प्रोटोकॉल की प्राइस सबसे कम क्रैश हुई है, उसकी वजह ये पीछे एक एक्सप्लॉइट हुआ। लूना क्लासिक की ओरेकल प्राइस में थोड़ा सा डिफरेंस आया एंकर प्रोटोकॉल में। तो एक बंदे ने क्या किया कि उसने $5 मिलियन के बी लूना जो है वो डिपॉजिट किए, उसे $100 मिलियन की प्राइस डिफरेंस की वजह से जो लूना सी की प्राइस $5 तक चलेगी, तो उसने 20 मिलियन बी लूना डिपॉजिट किए, उसका 100 मिलियन का उसने तकरीबन उसकी वर्थ हो गई, उसमें 40 मिलियन का लोन लिया। इस सारी एक्सरसाइज में उसने तकरीबन $8 लाख का बेनिफिट उठाया, और गो के बाद में मार्केट उन्होंने डेवलपर्स ने उसको फिक्स कर दिया, लेकिन फिक्सिंग के दौरान भी मार्केट में अच्छा खासा फंड क्रिएट हुआ। डोज कोइन के हवाले से एक न्यूज़ है, इलन मस्क पिछले चंद दिनों से थोड़ा सा एक्टिव है, और वो डोज कोइन को स्पेस एक्स या इनके जो स्टारलिंक की सब्सक्रिप्शन है, अगर वहां पे डोज कोइन को एज अ पेमेंट मेथड यूज कर देता है, जो कि पिछले चंद दिनों से एक्टिव है, तो डोज कोइन के प्राइस के पंप होने का एक बहुत बड़ा कैटलिस्ट ये न्यूज़ है, खबर है। आपने इस हवाले से अपने आप को प्रिपेयर करना है, अगर आपने बाइंग वगैरह करनी है तो जेन में रख के। अच्छा, बाइनांस ने अपने आप को दोबारा इटली में 2021 में बाइनांस को बैन कर दिया। अब दोबारा जो है वहां से उसको क्लियरेंस मिल गई है। ये जब मैं न्यूज़ पढ़ रहा था तो मुझे वकार ज़का की वो बात याद आ गई, जिसमें वकार ज़का कह रहा था कि यार हुकूमत को जितने क्रिप्टो एक्सचेंज सबको बैन करना चाहिए। तो उस वक्त हम सब ने बड़ा एहतजाज किया, रेजिस्ट किया कि यार ये वकार क्या बात कर रहा है, हम सबको नुकसान देना चाहता है, हम किधर जाएंगे।
तो मुझे आज समझ आ रही है उसकी बात की, कि मेरा ख्याल है वो ये नहीं चाह रहा था कि पाकिस्तानी ट्रेडिंग ना करें, मेरा ख्याल है वो ये चाह रहा था कि इन क्रिप्टो को बैन किया जाए, ताकि पाकिस्तान एक क्रिप्टो मार्केट है, ये जितनी एक्सचेंजेस हैं इस मार्केट से रेवेन्यू जनरेट करना चाहती हैं। तो अगर वो जनरेट करना चाहती हैं तो इनको बैन किया जाए। सबसे पहले वो सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान से लाइसेंस लें, फिर ऑपरेट करें। तो उसका मेरा ख्याल है मकसद ये था। जैसे इन्होंने बैन किया, इन्होंने अब लाइसेंस लेके वहां काम करें। अगर पाकिस्तानी हुकूमत भी इन एक्सचेंजेस को बैन करेंगे, वक्ती तौर पे हमें मसला है, ये एक्सचेंजेस आपके पैसे लेके कहीं भाग नहीं जाएंगी, आप परेशान ना हो, और ये मार्केट भी नहीं छोड़ेंगे पाकिस्तान, ये भी मैं आपको बता दूं। ये लाजमी लाइसेंस लेके काम करेंगे, सिर्फ इसके लिए विल पावर चाहिए। लास्ट में जी रशिया ने अपना सीबीडीसी लॉन्च करने का अनाउंसमेंट किया। आपको पता है पिछले दिन जब उनके ऊपर सैंक्शन लगी, तो एक स्विफ्ट जो बैंकिंग सेक्टर है पूरी दुनिया में, उस वजह से सैंक्शन जो थी बड़ी कारामद रही थी इनके अगेंस्ट। अब ये अपने सीबीडीसी को जो इन्होंने 2024 में लॉन्च करना था, अब इन्होंने इरादा किया कि 2023 में लॉन्च करेंगे। लास्ट में मैं अपने पॉलिटिकल थॉट आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। देखें, आप में से बहुत से ऐसे लोग होंगे जिन्होंने सोचा होगा कि शायद हमें ये पुराने रवायती सियासी सिस्टम से बाहर निकलने के लिए एक नई पावर की जरूरत है। मेरा मानना यह है कि हमने इमरान खान को आजमा लिया है। हमने क्या देखा है कि इमरान खान तो हमें एक नया चेहरा नजर आया, लेकिन जब हम इमरान खान से आगे पीछे देखते हैं तो हमें वही कचरा नजर आता है जिससे बच के हमने इमरान खान को वोट दिया था। तो दूसरे लफ्जों में मैं आपको कहना ये चाह रहा हूं, अगर आपने इस मुल्क के हालात को बदलना है तो इस मुल्क के सियासी स्ट्रक्चर से मुतल्लिक अपने आप को एजुकेट करना पड़ेगा। और उसका मकसद मेरा मानना यह है कि आपको किसी और नई सियासी कुव्वत को ढूंढने की जरूरत नहीं। आज आप अपने मुल्क के साथ वादा करें, अपने साथ वादा करें कि अगर आप पीटीआई सपोर्टर हैं, अगर आप नून लीगी सपोर्टर हैं, अगर आप पीपल्स पार्टी सपोर्टर हैं, तो आप इनको उस वक्त तक सपोर्ट करें जब तक ये पावर में ना आ जाए। जैसे ही आप ये इक्तदार में आ जाए तो आपकी लॉयलिटी फिर इनके साथ नहीं, फिर आपके इस मुल्क के साथ होनी चाहिए। दूसरे लफ्जों में मैं कहना ये चाह रहा हूं कि आप मरें लड़ें जो मर्जी करें, इनको इक्तदार तक पहुंचाएं, लेकिन जैसे ही ये पावर में आ जाए उसके बाद इनके सबसे बड़े नाकद, इनके सबसे बड़े तनकीद, इनकी सबसे बड़ी अपोजिशन आप बन जाए। अगर आप नून लीग के सपोर्टर हैं, इनको इक्तदार में लेके आए, जैसे ये इक्तदार में आ जाए सबसे ज्यादा अपनी लीडरशिप पे आप तनकीद करें। जिस दिन आप ये काम करना शुरू करेंगे, इस वजह से नहीं, इस वजह से क्योंकि आप इस मुल्क और इस मट्टी के वफादार हैं। सबसे पहले आपका मुल्क, आपने उनको इस वजह से सपोर्ट करनी है क्योंकि आप समझते हैं कि वो मुल्क के हालात बदलते हैं। तो जब तक आप अपनी लीडरशिप को अकाउंटेबल करना नहीं शुरू करेंगे, उस वक्त तक इस मुल्क के सियासी हालात नहीं बदलेंगे। और जब तक सियासी हालात नहीं बदलेंगे, ना यहाँ आपको आईनी हालात बदलते हुए नजर आएंगे, ना यहाँ के माली हालात। तो ये था आज का बुलेटिन। उम्मीद करता हूँ कि आज का बुलेटिन भी आपके लिए इंफॉर्मेटिव रहा होगा। अगली वीडियो तक के लिए मुझे इजाजत दें। अल्लाह हाफिज।